वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैकेनिक्स को स्टार्ट किया है, बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स को स्टार्ट किया है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक बातों को क्लियर किया, निर्देश तंत्र क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, और हमने स्टार्ट के अंदर पार्टिकल की पोजीशन के बारे में पढ़ा था कि पार्टिकल की पोजीशन कितने तरीके से हमारे पास होती है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमने वेक्टर के बारे में कंप्लीट किया है। आज हम सेकंड पार्ट पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, यदि मेरे पास मूविंग पार्टिकल हो तो किस तरीके से उसकी पोजीशन को हम डोनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो देखिए आप अब पोजीशन को जब मूविंग पार्टिकल होगा उसकी पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखिए आप, हम एक निर्देश तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। एक निर्देश तंत्र है मेरे पास एक्स वाई और जेड। ओके, एक निर्देश तंत्र है एक्स वाई और जेड। अब देखिए टी समय के अंतराल, अब जो कोई कण मोशन करेगा उसके अंदर उसका टाइम भी कंज्यूम होगा। अब क्या कह रहा है कि टी समय अंतराल ओके, तो टी समय अंतराल उसकी पोजीशन किस तरीके से होगी, उसकी स्थिति कहां होगी। अब मान लीजिए मेरे पास क्या है P1 व P2, दो क्या है बिंदु हैं जो मेरे पास P1 व P2 क्या है, अपनी पोजीशन है, को पार्टिकल्स हैं, कण की स्थितियां हैं। P1 P2 है जो कण की स्थिति। अपन डायग्राम बनाएंगे, ये मेरे पास P1 होगा यहां और ये मेरे पास होगा P2, इस तरीके से। ये मेरे पास P1 और ये P2। ओके, अब जैसे ही हम एक नया फ्रेम को करते हैं, हम वेक्टर पोजीशन को पढ़ते हैं, वेक्टर को पढ़ते हैं, तो एक फ्रेम दूसरे फ्रेम और जो बीच वाला होगा, ओके, जो हमारे पास जो कंप्लीट होगा डेल्टा P। ओके, P1 जो पोजीशन है हमारी P1 व P2, मान लेता हूं कि जो O से P1 की जो स्थिति है वो कितनी है R1 व O से P2 की स्थिति क्या है, O से P2 की स्थिति R2। और हमने अभी पढ़ा है कि पोजीशन को वेक्टर के रूप में करते हैं, यानी O पॉइंट से P1 व P2, यानी P1 व P2 की जो स्थिति है मान लेता हूं R1 वेक्टर और ये मान लेता हूं R2 वेक्टर, और यहां पर होगा डेल्टा R R2 माइनस R1 वेक्टर। ओके, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने T समय अंतराल के अंदर इसकी पोजीशन को कैलकुलेट किया। ओके, तो स्थिति समय सदिश क्या होगा, हमारे पास R होगा, O से P तक जो स्थिति सदिश है, ओके, पोजीशन वेक्टर है, वो R वेक्टर होगा T के रिस्पेक्ट। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, अब हमें चाहिए पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल, किस तरीके से पोजीशन करता है, किस तरीके से उसकी सिचुएशन होती है। तो पहला हमारे पास आता है वेग। ओके, पहला हमारे पास जो आता है वो वेग, यानी T1 व T2 दूरियां जो भी हो हमारे पास, जब T1 व T2 समय अंतराल। अब देखिए पहले O से P1 को पहुंचने में लगा समय T1 व O से P2 को पहुंचने में लगा समय T2। O से P1 तक पहुंचने में लगा समय T1, O से P2 तक पहुंचने में लगा समय T2। ओके, यहां तक। और हम यहां पर पोजीशन की बात करें, यानी P1 P2 के कारण क्या होगा, P1 P2 के कारण डेल्टा T2 माइनस का T1 माइनस T1, जो डेल्टा T हमारे पास प्राप्त होगा T2 माइनस T1, यानी हमारे पास उनके टाइम का अंतराल जो होगा, समय अंतराल जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समय अंतराल। ओके, तो हम यहां पर किसकी बात करेंगे, हम यहां पर विस्थापन की बात करेंगे, कण का वेग। ओके, तो कण का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, वेग के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम मोशन के अंदर वेग व त्वरण एक्सेलरेशन क्या क्या इनका वेग होगा, क्या त्वरण होगा और क्या इसका विस्थापन होगा, हम ये सारी की सारी बातें अब डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम पार्टिकल को किस तरीके से उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, पार्टिकल के हम किस तरीके से वेलोसिटी निकाल सकते हैं जब हमारे पास दो निर्देश फ्रेम दिए गए हों P1 व P2। ओके, जब P1 व P2 निर्देश फ्रेम दिए गए हों तो हम किस तरीके से उसकी पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो कण का वेग क्या होगा, कण का वेग। अब हम वेग की बात कर रहे हैं, कण के वेग की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स का वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा,
यहां पर स्थिति के कारण परिवर्तन की दर, ओके। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होती है? विस्थापन में एकांक समय अंतराल परिवर्तन की दर, यानी विस्थापन में यदि परिवर्तन होगा उसी को तो हम वेग कहते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होती है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? विस्थापन कितना है मेरे पास? विस्थापन R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 माइनस R1, यहाँ बीच में डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा R, जब अपन इसको कह सकते हैं तो यहाँ क्या लिखेगा? R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन टाइम में परिवर्तन कितना होगा? T2 माइनस T1 वेक्टर, सॉरी यहाँ वेक्टर नहीं आएगा, T2 माइनस T1। और हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी? डेल्टा R और यहाँ डेल्टा T, और यही हमारा क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। किसी पार्टिकल के अंदर हम वेग के परिवर्तन की दर को क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ डेल्टा T टेंस टू 0 लिमिट लगा दूं तो जो मेरा V होगा वो होगा dr अपॉन लिमिट, यहाँ लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 और डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, तो यहाँ पर अपन इसको dr अपॉन dt भी लिखा जा सकता है, dr अपॉन dt भी यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो ये मेरा क्या हुआ? पहला विस्थापन के बारे में हमने डिस्कस की, पहले विस्थापन के बारे में हमने डिस्कस की। कण का समय के साथ परिवर्तन क्या होगा? उसका वेग को प्रदर्शित कहा जाता है। यदि किसी पार्टिकल का समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। ओके, तो मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, हमारी जो नींव है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। हम यहां से बेसिक लेक्चर को कंप्लीट कर मैकेनिक्स को सॉलिड बनाएंगे। ओके, तो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को पढ़ने वाले हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं। तो वहां वो हमारे कब क्लियर होंगे? जब हम इस बेसिक पार्ट को क्लियर करेंगे। हमें यह पता होगा कि वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, यहां पर किसी पोजीशन में वेग में परिवर्तन की दर का फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव की जाए। यदि दो हमारे पास निर्देश तंत्र हो, हम यहां पर एक निर्देश तंत्र नहीं, हम अनेक निर्देश तंत्र लिए जा सकते हैं। ओके, अब देखिए, यदि वेग में परिवर्तन हो, यदि मैं वेग की बात करूं, वेग में परिवर्तन किया जाए, वेग में परिवर्तन कैसे? यानी V1 व V2 वेग हो, यानी V1 कहाँ हो? O से P निर्देश तंत्र के अंदर V1 व V2 वेग हो, वेग में परिवर्तन की दर, तो कुल वेग कितना होगा? कुल वेग में परिवर्तन डेल्टा V, V2 वेक्टर माइनस का V1 वेक्टर। ओके, यदि मैं वेग में परिवर्तन निकालूं तो क्या होगा? और हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। दर क्या होती है? रेट ऑफ टाइम। ओके, तो यदि वेग में परिवर्तन की दर हो, हमारे पास फॉर्मूला है त्वरण का, एक्सेलरेशन का। वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहां से हम त्वरण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? त्वरण। क्या होगा यहां से? वेग में परिवर्तन की दर अपॉन कुल समय। ओके, तो यहां से A क्या होगा? V2 वेक्टर माइनस का V1 वेक्टर, T2 वेक्टर T1 माइनस T2, तो यहां से डेल्टा V और यहां से डेल्टा T, और ये मेरा क्या होगा? एक्सेलरेशन। और यदि डेल्टा T क्या है? डेल्टा T टेंस टू 0, यानी टाइम क्या है? 0 की ओर अग्रसर है। यदि हम लिमिट लगा दें तो यहां पर मेरे पास A वेक्टर होगा dv वेक्टर अपॉन dt। ओके, तो ये मेरा क्या होगा? त्वरण के साथ परिवर्तन। यदि ये वेग में परिवर्तन है किसी निर्देश तंत्र के पॉइंट V P1 व P2 के मूल बिंदु से, हमारे पास यदि उसमें त्वरण के कारण यदि उसके वेग में परिवर्तन है तो हम इस तरीके से फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। ओके, वेग में परिवर्तन की दर। और यहां से देखिए, A वेक्टर को हमने यहां पर लिखा, ए वेक्टर को यहां हमने लिखा। अब बात देखिए, बड़े ही आराम से आपने देखना है, यहां पर मैं कर रहा हूं डेरिवेशन को थोड़ा सा देखिए आप। अब ए वेक्टर है तो dv वेक्टर अपॉन dt। ओके, और v की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है dr अपॉन dt, तो इसको मैं dr अपॉन dt भी लिख सकता हूं। तो मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना? d स्क्वायर r dt स्क्वायर। ओके, तो यही हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। हमने यहां से वैल्यू को क्या किया? पुट किया है। ओके, तो हमने आज क्या कंप्लीट किया? हमने आज गतिशील कण की स्थिति के बारे में, यदि पोजीशन है, पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल, यदि हमारे पास क्या है?
वो पार्टिकल है मूविंग स्टेट के अंदर है, तो हम किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने आज के बेसिक लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया। अब हमने क्या क्या पढ़ा है निर्देश तंत्र के बारे में। सबसे पहले निर्देश तंत्र क्या होगा, एक ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी दूसरे तंत्र की क्या की जा सकती है, परिकल्पना की जा सकती है, या हम किसी दूसरे तंत्र को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, आप यहां तक का आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे थोड़ा सा निर्देश तंत्र को क्या कर रहा हूं, थोड़ा रिवाइज करवाऊंगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए, हमने अब तक के लेक्चर्स के अंदर हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। ओके, अब देखिए, और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वह आई बटन को क्लिक कर हमारे पहले वाले लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, हमने निर्देश तंत्र को पढ़ा, निर्देश तंत्र को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब उसके अंदर कण की जो स्थिति है, पोजीशन है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कण की स्थिति है। 2 तरीके से स्थितियां आती है, एक सदिश के द्वारा और बाय वेक्टर, और एक किसके द्वारा, कोऑर्डिनेट्स के द्वारा, कोऑर्डिनेट के द्वारा, निर्देशांक तंत्र के द्वारा। ओके, कार्तीय निर्देशांक द्वारा ये कह सकते हैं अपन। अब देखिए, कण की स्थिति जो है वेक्टर के द्वारा कंप्लीट होती है। वेक्टर क्या है हमारे पास, यदि मान लें कोई मेरे पास निर्देश तंत्र है इस तरीके से, तो उसका O से P तक का जो रिलेशन है, ओरिजिन से किसी पार्टिकल की दूरी को, डिस्टेंस को हम R वेक्टर से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वेक्टर वाले के अंदर R वेक्टर को लिखना सीखा। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा कि डिफरेंट तरीके से निर्देश तंत्र हों। कौन से हों, X, Y और Z, X, Y और Z डिफरेंट तरीके से हो। यदि हम तीनों निर्देशांकों को, यदि मेरे पास पार्टिकल यहाँ भी है और मेरे पास पार्टिकल यहाँ भी है 3D के अंदर, और मेरे पास पार्टिकल यहाँ भी है। ओके, तो यदि तीनों पार्टिकल्स हो तो हम उसकी पोजीशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम R वेक्टर लिख सकते हैं, X I कैप, Y J कैप और Z K कैप, यदि X, Y और Z कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ओके, यदि तीनों निर्देशांकों के अंदर, यानी तीनों दिशाओं के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर पोजीशन को लिख सकते हैं। ओके, तो यहां तक हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर्स के अंदर मामला पढ़ा। अब हम बात करें किसके बारे में, पोजीशन की स्थिति। ये तो है पोजीशन की स्थिति, जब कण क्या है, स्टेबल है, जब कण है स्थिर। अब जब पार्टिकल क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो गति कर रहा है, हमने गति के बारे में पढ़ा। जब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तब देखिए, अब जब ये पार्टिकल स्टेबल है तब तक की वर्किंग को हमने यहां से प्रदर्शित किया। जब पार्टिकल क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, ऑन मूविंग पार्टिकल, ऑन मूविंग पार्टिकल, तो मूविंग पार्टिकल करेगा। यदि पार्टिकल गति करेगा तो टाइम के साथ भी बदलेगा। निर्देश तंत्र जो होगा वो समय के अनुसार, वो क्या होगा, समय के अनुसार परिवर्तन होगा। निर्देश तंत्र होगा वो समय के अनुसार परिवर्तन होगा। उसके क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, हमने क्या लिखा, dr/dt, और उसके त्वरण में परिवर्तन होगा, d²r/dt। ओके, वेग में परिवर्तन होगा और समय में परिवर्तन होगा। तो यही बेसिक बात आपको फंडामेंटल याद रखना है। यदि पार्टिकल स्थिर है तो x, y, z कोऑर्डिनेट के अंदर लिखे हमने। यदि पार्टिकल मूविंग स्टेट के अंदर है तो हम वहां पर वेग, त्वरण और कण के विस्थापन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। इंपॉर्टेंट जो सेशन था हमारा वो 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हुआ। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में, इनर्शियल व इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है। ओके, तो आप इस वीडियो को, यहां तक हमारा को लेक्चर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ओके, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल एडी सिंह फिजिक्स को आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली अपडेट्स होंगे। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर लें ताकि आने वाले सभी क्लासेस का जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, वो आप तक पहुंच पाए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।